जी साफ रिप्लाई। देखिए, जो संजय जी ने कहा कि 10 साल मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, क्या देश के लोगों को पता था? इसी सवाल का मैं जवाब देता हूं। ये मनमोहन सिंह जी की जुबानी बोलता हूं। प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में यह बोला कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने कहा, प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं। नोट करिएगा, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझसे कहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। बस यही तो होता है। एकदम पिटारे के अंदर से जब निकलते हैं तो समझ में नहीं आता है। आपकी पार्टी भी थी, अरविंद केजरीवाल जी को अन्ना हजारे जी ने उनकी कुछ योग्यता देखकर चुना होगा, मगर उसके बाद जितने भी योग्य लोग थे आपकी पार्टी में, क्या प्रशांत भूषण शांति भूषण में योग्यता नहीं थी, योगेंद्र यादव में योग्यता नहीं थी, किरण बेदी में योग्यता नहीं थी, और तो आपके संस्थापक सदस्यों का विश्वास ही टूट गया, कुमार विश्वास में योग्यता नहीं थी। तो खैर वो होता है, जो व्यक्ति आधारित पार्टियां होती हैं उनके अंदर थोड़ी ये समस्या होती है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो संजय जी ने बात कही कि पार्टी टूटती है तो वोट नहीं जाता है, यह बात बसपा के संदर्भ में एकदम सही थी। मगर हम याद दिलाना चाहते हैं, लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी एक ही पार्टी में थे। नीतीश कुमार अलग हुए, वोट ले गए, लालू यादव जी को बाद में सत्ता से बाहर भी कर दिया। ममता बनर्जी जी कांग्रेस से अलग हुई, वोट ले गई, कांग्रेस को खत्म ही कर दिया। शरद पवार जी कांग्रेस से अलग हुए, कांग्रेस से बड़ी पार्टी बन गए। जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस से अलग हुए, वो बड़ी पार्टी बन गए। तो जनाब, ये सिद्धांत सब पर लागू नहीं होता। हाँ, हमारी पार्टी में जरूर जो भी लोग कभी पार्टी से बाहर गए भी, तो उनको एहसास हुआ कि जो मान सम्मान स्वाभिमान उनका भारतीय जनता पार्टी में था वो बाहर नहीं रहा। जी जी, जवाब कोई बाहर जाके बड़ा शार्प रिप्लाई संजय जी, मुझे आनंद दुबे एंड मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा भी हैं। ओके, शार्प रिप्लाई संजय जी। देखिए, ऐसा है कि जिन नेताओं का इन्होंने नाम लिया, मैं तो इनसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं कि आपके साथ क्या हुआ? आपने जो प्रयोग जोड़तोड़ करके सरकार बनाने का कर्नाटक में किया, क्या कर्नाटक की जनता ने इसको पसंद किया? आपके 40% कमीशन वाली सरकार को वहां से हटा दिया। और अभी नैतिक भ्रष्टाचार की बात हमारे मित्र सुधांशु जी कर रहे थे। 2015 में जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन हुआ, दोनों को बहुमत मिला, वहां उनकी सरकार बनी। आपने जेडीयू को तोड़ के अपनी सरकार बना ली। तब जनादेश का उल्लंघन नहीं हुआ था? जी जी, तब जनादेश का अपमान नहीं हुआ था? उत्तराखंड में आपने सरकार तोड़ी, तब जनादेश का अपमान नहीं हुआ था? अरुणाचल में पूरी पार्टी आप खा गए तो जनादेश का अपमान नहीं हुआ था? संजय मध्य प्रदेश में आपने सरकार गिरा दी, तब जनादेश का अपमान नहीं हुआ था? तो संजय जी, एक चीज कमाल है, एक चीज कमाल है संजय जी, चीज है जी जी जी, कि नरेंद्र मोदी की गारंटी है एक एक घोटालेबाज को मंत्री बनाने की गारंटी। संजय जी, इस पूरे प्रोसेस में उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, शरद पवार की पार्टी टूटी। गलती उन पार्टियों की नहीं है, गलती पूरी बीजेपी की है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो कि सवाल बार बार उठ के आ रहा है, क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन है? सुधांशु त्रिवेदी, इसका जवाब क्या है? मैं इसका जवाब पहले भी दे चुका हूं। हमने किसी नेता पे कोई केस ना वापस लिए ना डाइल्यूट किए। जैसे केस सब पे चल रहे हैं वैसे ही केस चल रहे हैं जब तक वो शक के घेरे में है। मगर अभी जो संजय जी बोल रहे थे, माननीय सांसद महोदय बोल रहे थे, तो मैं कहना चाहूंगा, ये जब ये बात कहते हैं नैतिकता की बात, तो बड़ा ही आश्चर्य लगता है। आप तो वो पार्टी थे, आपकी क्या नैतिक क्रेडिबिलिटी की बात कही जाए। बस 2 उदाहरण दूंगा। हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे। उसके बाद दूसरा, कसम खाते हैं कि कभी कांग्रेस या भाजपा समर्थन नहीं लेंगे। ठीक है, जवाब जनता ने 2013 दिल्ली के चुनाव में 8 सीटों पर पटक दिया। जी जी, संजय जी, सरकार बना ली। 15 सेकंड में जवाब दें सत्यप्रकाश मिश्रा एंड आनंद दुबे, वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके संजय जी, 15 सेकंड। देखिए अमीश जी, इनकी मेमोरी तो बहुत अच्छी है सुधांशु जी की। अरे भाई, ये तो वो पार्टी है जिन्होंने अपने 3 सबसे बड़े मुद्दे, 370 को, राम मंदिर को, इस देश में कॉमन सिविल कोड को, इन तीनों मुद्दों को दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया था जब अटल जी की पहली सरकार बनी थी गठबंधन की। इसलिए आप नैतिकता का पाठ दूसरों को मत पढ़ाइए। अपने गिरेबान में आप झांक कर देखिए
कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं। और मैं तो एक जी। सवाल, आप साफ सवाल पूछ रहे हैं, एक साफ सवाल मैं पूछना चाहता हूं। जी, जिस अभिषेक बनर्जी पे अभी ये आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, अगर वही अभी ये कह रहे हैं ना सिर्फ आरोप है, सिर्फ आरोप है, आरोप के अलावा कुछ नहीं है। अरे भाई 70,000 करोड़ का आरोप देश के प्रधानमंत्री लगा रहे हैं, उसको आप कोई महत्व नहीं दे रहे। तो अभिषेक बनर्जी पे मान लीजिए कोई आरोप है, जवाब कल को वो आपकी पार्टी में शामिल होना चाहें, जी, जी। आप उनको खुशी खुशी ओके, सुधांशु देखिए, आप दोनों संसद से लेकर डिबेट तक 1-to-1 खेल रहे हैं। ओके, सुधांशु मेरे साथ मेरे दो मेहमान हैं, उनका भी मैं इंतजार कर रहा हूं। सुधांशु सिर्फ आरोप है, शार्प जवाब दे दीजिएगा, आप 15 सेकंड में शार्प जवाब दे दीजिएगा। आनंद दुबे और मिश्रा जी वेट कर रहे हैं। अदालत में चार्जेस फ्रेम होने के बाद वह आरोप निराधार होते हैं और वह कट्टर ईमानदार होते हैं। और वैसे आम आदमी पार्टी को सूचनाएं बहुत होती हैं। क्या आपको ऐसी कुछ सूचना मिल रही है क्या कि ममता जी के परिवार में भी कुछ गड़बड़ होने वाला है? जी, जी। तो संजय जी से पूछना चाहते हो कि केजरीवाल जी बताते ना मुझे फला ने बताया है, तो संजय जी से पूछिए, अनुमान है कि सूचना है? मैं एक सेकंड, मैं सीधा आनंद दुबे का रुख कर लेता हूं। एक सेकंड आनंद दुबे, मेरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपसे। जो आपका हाल था वही आज शरद राव पवार का भी हाल हो गया। तो कई बार ऐसा लगता है कि एक दूसरे को सांत्वना देते होंगे उद्धव ठाकरे और शरद राव पवार। चलो कोई बात नहीं। अमित जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। देखिए, ऐसा है कि हमारे देश की राजनीति में एक बहुत ही षड्यंत्रकारी चलन शुरू हुआ है और ये करने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। अच्छा, पहले भी पार्टियों से सांसद विधायक एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, विचारधाराओं की राजनीति करते थे, लेकिन पार्टी ही हमारी है, हम पार्टी ही तोड़वा देंगे षड्यंत्र करके, यह पता नहीं कुप्रथा भारतीय जनता पार्टी ने कब से लाई है। कल तक अजीत दादा पवार कह रहे हैं कि स्टैम्प पेपर पर लिख के दूं क्या कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनने का बहुत मन कर रहा है। उन्होंने कल ही कहा कि 1 जुलाई हो गई है और ये महाराष्ट्र राज्य की सरकार पिछले 1 साल में सबसे निकम्मी सरकार साबित हुई है। और अचानक उप मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे हैं। जो एकनाथ शिंदे जी उनके समर्थक कहते थे कि अजीत दादा पवार हमें बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी ने फोन पे बात करी है शरद राव पवार से और सीधा कहा है कि ये मुश्किल घड़ी है आपके लिए दादा, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। ममता बनर्जी ने शरद राव पवार को फोन किया है, मुश्किल घड़ी में साथ खड़े हैं। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने कल फोन किया था, ये मुश्किल और कठिन वक्त में हम आपके साथ हैं शरद जी। मैं सीधा रुख करता हूं, ये मुश्किल वक्त, आनंद दुबे आपने अपनी बात को रखा, लेकिन ये मुश्किल वक्त लाया कौन? इस सब की जिम्मेदार आपकी राय में भारतीय जनता पार्टी है जिसने ये कुप्रथा शुरू करी है। बीच में ब्रेकिंग न्यूज ले आए। हेलो जी, बोलिए सर। अमित जी मैं बोलूं, मेरी बात तो हो जाने दीजिए। जो एकनाथ शिंदे जी उनके समर्थक कल तक कहते थे कि अजीत दादा पवार के नेतृत्व में हमें फंड नहीं मिलता, आज वही एकनाथ शिंदे जी अपने मंत्रालय में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाते हैं और जहां तक मेरा अनुमान है उन्हें वही पुराना डिपार्टमेंट फिर मिल जाएगा। ये कैसी राजनीति करना चाहते हैं, कैसी कथनियों करनी में आप लोग जवाब देते हैं। भारत की राजनीति में ऐसे। सुधांशु जवाब 20 सेकंड में जवाब। सुधांशु त्रिवेदी जन सत्यप्रकाश मिश्रा। मुझे लगता है भाई आनंद दुबे जी शायद वही बात बता गए कि 2019 में शिवसेना के सारे विधायक मोदी जी का नाम लेकर, मोदी जी की फोटो लगाकर चुनाव जीत के आए और बाद में पलट गए। कोई बात नहीं आनंद जी, कई बार आदमी अपनी कही बात से पलट जाता है परंतु अपने पूर्वजों की बात पर अटल रहता है। लोग कहते हैं ना कि अपने पिता की बात हम नहीं छोड़ सकते, अपनी बात से तो एक बार पलट सकते हैं। सोचिए बाला साहब ठाकरे जी ने क्या बोला था सोनिया जी के बारे में, उनके तमाम वीडियो अवेलेबल हैं। कांग्रेस के बारे में तो बाकी तो आप छोड़िए, तो आपने तो अपनी विरासत और अपने अमित जी 10 सेकंड मुझे दीजिएगा। 10 सेकंड देन सत्यप्रकाश मिश्रा। अमित जी, आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी को मैं याद दिला दूं कि 2019 के चुनाव में सारे विधायक
मोदी जी के तस्वीर पर चुनाव नहीं लड़े थे। आपकी पार्टी के लोग मोदी जी पर चुनाव लड़े थे, हमारी पार्टी के लोग बाला साहब ठाकरे जी का तस्वीर लगाकर चुनाव लड़े थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े थे। और अलग अलग पार्टियां हमारी के कार्यक्रमों में नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी तस्वीर होती थी, कटआउट होते थे, हम सबने देखे। अरे क्या बात कर रहे हैं मान्यवर, आदित्य के नाम पर वोट कराया आप लोग, मोदी के नाम पर वोट पड़ा आपको। दोनों का सहभागी लोगों ने देखा, जनता ने देखा, महाराष्ट्र आज भी देख रहा है। अब आपके नेता कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से पार्टी छोड़ के चले गए हैं एनसीपी के नेता, मतलब वो तो कमाल ही है बिल्कुल। ओके, मैं आपके पास आता हूं सर। अब तो बिहार में भी ऐसा होने की खबरें आ रही हैं, क्या कहना चाहते हैं? यूपी में भी ऐसी खबरें आ रही हैं, राजभर कह रहे हैं, बताइए। ऐसी कोई खबरें नहीं आ रही, ये सारी बातें निराधार हैं। महाराष्ट्र की घटना से देश में एक चीज बहुत साफ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ये काम छिपे रात करती तो जरूर थी, लेकिन इस हरकत से प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा बेनकाब हुआ है। भोपाल की रैली में जो उनका भाषण था, ठीक उसके 4 दिन के अंदर 9 लोगों को सत्ता का शपथ दिला देना, ये इस देश में क्या साबित करता है कि आपका घर तो भारतीय जनता पार्टी इतना कमजोर और खोखला हो चुका है कि आप दूसरों के घरों में सेंधमारी करने में यकीन करते हैं। ये काम आपने मध्य प्रदेश में किया, अरुणाचल प्रदेश में किया, कोई पतीला नहीं लगा है। जो भी पतीला जो कहिए आप, विपक्षी एकता से घबराकर और भारतीय जनता पार्टी की अंदर से खोखली होती हुई, कमजोर होती हुई बैठक में और भी थे और छोड़ के भी चले गए। 40% की कमीशन की सरकार जब कर्नाटक से गई है तो भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के दूसरे हथकंडे अपना रही है दूसरी पार्टियों को अपनी तरफ खींचने के लिए। ये डर की राजनीति और दहशत की राजनीति भारत में जो भारतीय जनता पार्टी आईटी के द्वारा कर रही है, ज्यादा दिन चलेगी नहीं। जी, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ इस घटना से। अब बात आज की 2 बड़ी खबरों की। आपने कहावत सुनी होगी कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। 23 जून को पटना में विपक्ष की एक बैठक की थी, सभी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ साथ मिलकर लड़ने की कस्में वादे खाए, लेकिन 10 दिन होते होते महाराष्ट्र में कथित महागठबंधन का किला दरक गया, क्योंकि वहां चाचा शरद पवार के खिलाफ भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर दी। दूसरी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बड़ी मुसीबत में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने आज उनके राइट हैंड मैन मनीष सिसोदिया को बेल देने से साफ इंकार कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी और कड़ी फटकार लगी। दरअसल मनीष सिसोदिया ने शराब नीति मामले में ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत की अर्जी दायर की थी, जिसे खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, सुनना चाहिए आपको, मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में प्रभावशाली पद पर रहे हैं, ऐसे में वो जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा, मनीष सिसोदिया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 के तहत जमानत की दोहरी शर्तों को पूरा नहीं करते। इन शर्तों के मुताबिक कोर्ट को जमानत देने से पहले यह आश्वस्त करना होता है कि आरोपी ने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं किया है और आगे भी कोई अपराध नहीं करेगा। इससे पहले सीबीआई की ओर से दर्ज केस में भी मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर चुका है। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस मामले में सुनवाई की। दिल्ली से मेरठ के बीच बन रही ये सिस्टम के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने फंड देने से साफ इंकार कर दिया था। केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके पास फंड की कमी है, ऐसे में वो आरआरटीएस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे नहीं दे सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल सरकार से कह रही है कि क्या आप चाहते हैं कि हम ये देखें कि आपने किस फंड का इस्तेमाल कहां पर किया है? विज्ञापन के लिए रखा गया हर फंड इस प्रोजेक्ट में लगाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि बीते 3 साल में आपने विज्ञापनों पर यानी एडवर्टाइजमेंट पर कितना खर्च किया है? इस पर 2 हफ्तों के अंदर जवाब दीजिए। ये एक तरह से साफ है, ये जो फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट से और मनीष सिसोदिया के मामले में, आज अरविंद केजरीवाल के लिए दिन वाकई खराब